नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेशों पर अपनी चर्चा चल रही थी। भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत अब तक हम एक भौतिक प्रदेश को जो है पूरा पढ़ चुके हैं। कौन सा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय क्षेत्र वाला जो भाग था उसको हमने पूरा पढ़ लिया था। भारत को हमने कुल 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। कौन कौन से? सबसे पहले इधर वाला जो भाग था, ऊपर वाला जो भाग, ये हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में बांटा था। और उसके बाद में ये जो वाला भाग है हमारा, ये वाला भाग, इसको हमने मैदानी प्रदेश के रूप में बांटा था। ये वाला भाग मैदानी प्रदेश के रूप में बांटा था। उसके बाद में ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये थार का मरुस्थल था हमारा। और इधर वाला ये वाला हिस्सा था हमारा तटीय प्रदेश वाला। और इस तरह से इधर हमारा छठवां जो हिस्सा था वो कौन सा था? द्वीपीय प्रदेश वाला। तो इस तरह से हमने भारत को कुल कितने 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश दोनों तरफ वाला हिस्सा, और ये दोनों तरफ वाला हिस्सा एक था हमारा द्वीपीय प्रदेश। तो इस तरह से हमने भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। और हमने अब तक एक भौतिक प्रदेश पर अपनी चर्चा जो है पूरी कर ली थी। कौन सा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और आज हमारा जो अध्ययन रहेगा वो रहेगा उत्तर का विशाल मैदान कह लो या भारत का मैदानी प्रदेश, है ना? मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। बात करें मैदानी प्रदेश की तो देखिए, भारत का जो मैदानी प्रदेश है इसका जो कुल क्षेत्रफल है, भारत के मैदानी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वो है लगभग 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत का मैदानी प्रदेश लगभग 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। दूसरा, इसकी जो लंबाई की बात करें हम तो लंबाई है इसकी लगभग 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर। भारत में हालांकि कुल लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। यह जो मैदानी प्रदेश है वो 3 देशों में फैला हुआ है जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। पाकिस्तान, भारत और इधर वाला हिस्सा आ जाता है बांग्लादेश का। इस तरह 3 देशों में फैला हुआ है और 3 देशों में इसकी जो लंबाई है वो 3200 है। भारत में केवल इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। बात करें इसकी इस तरह से चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई है 240 से लेकर कहीं कहीं 240 और कहीं कहीं 320 तक है। 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक भारत में क्या है? इसकी चौड़ाई है। बात करें इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना? तो इसकी उत्पत्ति वो हुई थी हमारी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण, निक्षेपों में नदियों द्वारा धीरे धीरे यहाँ से, देखिए हमने पढ़ा था उत्तर के विशाल मैदान में ऊपर की तरफ विभिन्न हिमानियाँ स्थित हैं, मतलब ग्लेशियर स्थित हैं। और इन ग्लेशियरों से विभिन्न नदियों का उद्गम हो रहा है और ये नदियां धीरे धीरे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसे यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हैं ना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इसलिए इसका मैदान का दूसरा नाम भी है, इसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस मैदान की सबसे 3 प्रमुख जो नदियां हैं वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां मुख्यतः जब इस मैदानी भाग में आती हैं तो इन नदियों द्वारा ऊंचाई से कुछ जो निक्षेप लाए जाते हैं वो इस दक्षिणी भाग में, मतलब इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में आकर, मतलब इसके गिरपादों में, ऐसे कह लो हिमालय का ये जो मैदानी भाग है वो गिरपाद कहलाता है ना। तो हिमालय के गिरपादों में आकर के जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे इनके जमाव के कारण इस मैदानी प्रदेश का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो इस मैदान की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति होती है, निर्माण जो होता है वो होता है नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण, इसलिए इसे निक्षेपणात्मक मैदान भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? निक्षेपणात्मक मैदान भी कहा जाता है। और मुख्यतः जो नदियां हैं वो हमारी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र 3 नदियां हैं, इसलिए इस मैदान को गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति का काल है वो प्लीस्टोसिन काल में ये क्रिया हुई थी। नदियों द्वारा जब निक्षेपणात्मक क्रिया हुई थी वो किस काल में हुई थी? प्लीस्टोसिन काल में। प्लीस्टोसिन काल में ये क्रिया हुई थी। इसकी विशेषताओं की बात करें तो मुख्यतः नदियों द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं उनके द्वारा जो क्रिया होती है तो उनके मुख्यतः जो विशेषता है, जैसे भावर, तराई, बांगर और खादर। भावर, तराई, बांगर और खादर। भावर क्या है?
भाबर क्या है, जैसे नदियां हमारी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से आती हैं और जैसे ही मैदानी प्रदेशों में प्रवेश करती हैं तो ऊपर से जैसे आती हैं, ये ऊंचाई वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, तो ऊंचाई से जैसे आती हैं तो यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर जो है एकत्रित कर देती है, हिमालय के गिरपादों में कंकड़ पत्थर एकत्रित कर देती हैं। और जब ये कंकड़ पत्थर अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो ये नदियां जैसे ही इन कंकड़ पत्थरों के मध्य से गुजरती हैं तो वहां पर क्या है, ये दिखाई नहीं देती, उनके नीचे से होकर जल निकलता है, कंकड़ पत्थरों के नीचे से हो गए, तो वहां पर ये नदियां लगभग विलुप्त सी हो जाती हैं। उस भागों को कहते हैं भाबर। इसकी जो भारत में बात करें तो लंबाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र है, यूपी और बिहार में ये क्षेत्र है, तो इस भाग को कहा जाता है भाबर। भाबर के बाद में नदियां इस तरफ बहती हैं, हमारी बंगाल की खाड़ी तरफ जाती हैं। आपको पता होगा भारत की जो उत्तर की 3 बड़ी नदियां हैं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, तीनों ही जो बड़ी नदियां हैं किसका हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। तो यहाँ यूपी और बिहार में जो 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। फिर यूपी और बिहार में ही लगभग 10 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में, 10 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में इन कंकड़ पत्थरों से, मतलब भाबर क्षेत्र से ये नदियां जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती हैं, जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती हैं तो ये दिखाई देने लगती हैं। और जब इनका जल दिखाई देने लगता है तो यहाँ के जो मैदानी किनारे हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, और जलमग्न हो जाते हैं तो वहां पर जो भूमि निर्मित होती है वो कैसी निर्मित हो जाती है, दलदली भूमि हमें दिखाई देती है। और दलदली भूमि दिखाई देती है तो उस भाग को कहते हैं फिर तराई। जो दलदली नुमा भूमि हमें दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, तराई। उसके बाद में बांगर और खादर। तो देखिए बांगर और खादर को समझ लो, जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारी नदियां है, नदी है, इस नदी में ये जल प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, ये नदी का सबसे निचला हिस्सा है, मतलब ये दोनों किनारे ऊपर की ओर है और ये मध्य वाला जो भाग है सबसे निचला हिस्सा है। तो मध्य वाले भाग से जैसे ही हम ऊपर की ओर जाएंगे, मध्य वाले भाग से जैसे ही हम किनारों की ओर मतलब ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर जहां पर नदियों के किनारे का वह ऊपरी भाग जहां पर नदी का जल प्रत्येक वर्ष आ जाता है, मान लीजिए कभी कभी नदी का जल इस स्थान तक आ पाता है, ठीक है ना, अधिक बरसात हो रही है तो इस स्थान तक आ जाता है, लेकिन अधिक बरसात होगी तो कभी कभी यहां तक भी पहुंच जाता है नदी का जल। लेकिन अगर हम बात करें बांगर की तो नदियों के किनारे का वह हिस्सा जहां पर नदी का जल प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है, नदी का जल प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है, वो हिस्सा तो क्या कहलाता है, हमारा बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है, बांगर। और खादर की बात करें तो इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो खादर कहलाता है। नदियों के किनारे का वह हिस्सा जहां नदी का जल प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता, जहां नदी का जल प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा खादर। इसी तरह एक बिल, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, बिल 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 क्या कहलाता है, पश्चिम बंगाल में इन मैदानी किनारों में जो जलनुमा गड्ढे बन जाते हैं, जलयुक्त जो गड्ढे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बिल बोलते हैं। इसी तरह चौ और भूड़ अन्य भी विशेषता है। तो ये थी हमारी हिमालय पर्वतीय प्रदेश की कुछ क्या विशेषता, ठीक है। तो बात करेंगे एक एक से इन विशेषताओं के बारे में। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ सामान्य विशेषता जैसे कि क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, ये सारी बातें। और बांगर और खादर, बांगर क्या कहलाता है, बांगर हमारा कहलाता है पुरानी जलोढ़, बांगर को हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। और खादर को बोलते हैं नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मृदा। तो इनसे भी आप इनकी परिभाषा, मतलब खादर की बात करें इसको नवीन जलोढ़ बोलते हैं ना, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, नदियों के किनारे का वह भाग जहां नदी का जल प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है, नदी का जल प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है, उसे हम बोलते हैं खादर, ठीक है ना। और बांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मृदा। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, नदियों के किनारे का वह भूभाग जहां नदियों का जल प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता उसे हम बोलते हैं बांगर, ठीक है ना। और इसे पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। तो ये कुछ विशेषता है भारत के मैदानी प्रदेश के बारे में। इसके बाद में भारत के मैदानी प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन जो है वो नदियों के आधार पर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं इस विभाजन के बारे में, उसके बाद में चर्चा करेंगे हम नदियों के प्रादेशिक विभाजन की, ठीक है। तो चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे एक एक से इनकी विशेषताओं के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, भारत का मैदानी प्रदेश, भारत का मैदानी प्रदेश।
अब एक एक से विशेषता लिख लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले लिखो क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो भारत का जो मैदानी प्रदेश है वो लगभग 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है। दूसरा, इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है, तो मैंने आपको लंबाई बताई थी, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर तो कहां पर है, भारत में। और जबकि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर कहां पर है, पंजाब, हिंदी में लिख लो, सॉरी पाकिस्तान, पंजाब नहीं है, पाकिस्तान, 3 देशों में फैली हुई है, प्लस भारत प्लस बांग्लादेश, बांग्लादेश, तो 3 देशों में इसकी लंबाई विस्तृत है। उसके बाद हम बात करें चौड़ाई, तो चौड़ाई है इसकी लगभग कितनी, 240 से लेकर 320 किलोमीटर। कहीं कहीं ये अधिक ऊंचा भाग है, लेकिन ये इसकी औसत जो है चौड़ाई है। ठीक है। बात करें इसकी उत्पत्ति का काल, तो इसकी उत्पत्ति का जो काल है वो कौन सा है, प्लीस्टोसिन काल। कौन सा काल है, प्लीस्टोसिन काल। उत्पत्ति किस काल में हुई, औसत ऊंचाई लिख लो उससे पहले, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसका लगभग 280 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है ना। इसका जो सबसे ऊंचा भाग है, भारत के मैदानी प्रदेश का सबसे ऊंचा जो भाग है वो सहारनपुर से अंबाला तक का क्षेत्र जो है वो सबसे ऊंचा है। सहारनपुर अंबाला वाला जो क्षेत्र है वो सबसे ऊंचा है। वाला क्षेत्र सर्वोच्च ऊंचा है, सर्वोच्च ऊंचा है। जो सर्वोच्च ऊंचा है इसलिए ये क्या करता है, ये जल विभाजक का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है, जल विभाजक का, जल विभाजक का कार्य करता है ये। ठीक है। बरसात के मौसम में, मानसून के समय ये किसका कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी, 280। उसके बाद लिख लो गहराई, गहराई, तो इसकी जो गहराई है वो 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं लगभग 1 किलोमीटर गहरा है, कहीं कहीं 2 किलोमीटर, मतलब ये किलोमीटर में नहीं है, ये मैंने लिखा है वो मीटर में लिखा है। 1000 मीटर से लेके 2000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, हाँ, तो मीटर में लिख लेना। उसके बाद हम बात करें उत्पत्ति का काल, उत्पत्ति का काल, किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति हुई इसकी प्लीस्टोसिन काल में, प्लीस्टोसिन काल में, प्लीस्टोसिन काल में, है ना। और उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो हुई नदियों द्वारा, ऐसे लिखो, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी नदियों द्वारा, ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव के कारण, निक्षेपों के जमाव के कारण भारत के मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। जमाव के कारण भारत के मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। किन नदियों के द्वारा, गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से निकलती हैं तीनों ही नदियां, तो इन नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए गए उन निक्षेपों के कारण इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है।
इसलिए इस निक्षेपों के कारण उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे निक्षेपणात्मक मैदान भी कहते हैं। उत्पत्ति हुई है इसलिए इसे निक्षेपणात्मक मैदान भी कहते हैं। निक्षेपणात्मक मैदान भी कहते हैं। मैदान भी कहते हैं। और इसे गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निक्षेप लाए गए हैं, इसलिए इसे गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। लिख लीजिए, इसे गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी सामान्य विशेषता। अगली बात लिखिए, लिखो, भारत के मैदानी प्रदेशों को नदीय विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। भारत के मैदानी प्रदेश को नदीय विशेषताओं के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि भाबर, तराई, खादर, बांगर, बिल, चौ और भूड़। ये क्या है? भारत के मैदानी प्रदेश की विशेषताएं। ठीक है ना। अब सभी हम एक एक से इन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिख लीजिए पहले इतना, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। तो एक एक से इन 7 विशेषताओं के बारे में हम बारी बारी से अब अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डाल लीजिए भाबर। सबसे पहले आप अध्ययन जो हम करते हैं किस बारे में करेंगे? भाबर। तो नंबर 1 भाबर। देखिए पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूं, है ना। देखो, ये हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र था और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का सबसे जो दक्षिणी भाग था वो कौन सा था? शिवालिक पर्वतमाला, है ना। तो ये कौन सी पर्वतमाला है? मान लीजिए ये शिवालिक पर्वतमाला है। शिवालिक पर्वतमाला जो हिमालय की सबसे दक्षिणी क्षेत्र था। उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारा धरवाला क्षेत्र, ये स्टार्ट हो जाता है हमारा मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश, ठीक है ना। शिवालिक के ऊपर मध्य हिमालय और फिर हिमाद्री या महान हिमालय। महान हिमालय के ऊपर आपको पता होगा क्या स्थित थे? विभिन्न ग्लेशियर स्थित थे महान हिमालय के ऊपर। ठीक है, इन ग्लेशियरों से क्या है? नदी निकल के आ रही थी। ठीक है ना। और ये नदियां जब शिवालिक, ये शिवालिक पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला के गिरपाद मतलब इसकी जड़ें, मतलब सबसे जो अंतिम बिंदु है उसे हम बोलेंगे गिरपाद। तो ये क्या है? शिवालिक के क्या है? गिरिपाद। गिरिपाद का मतलब गिरि बोलते हैं पहाड़ को और पाद का मतलब पैर। तो शिवालिक पर्वत के जो पैर मतलब सबसे निचली जगह शिवालिक पर्वतमाला की। तो शिवालिक पर्वतमाला की जब गिरपादों में ये नदियां आती हैं तो आपको पता होगा ऊंचाई से आ रही हैं। तो ऊंचाई से जो आएंगी तो क्या अपने साथ में क्या लाएंगी? कंकड़ पत्थर लेके आएंगी। क्या लेके आएंगी? कंकड़ पत्थर लेके आएंगी। तो शिवालिक पर्वतमाला के गिरपादों में जब ये नदियां आती हैं तो यहाँ पर इन कंकड़ पत्थरों में क्या हो जाती है? गुम्फित हो जाती है। गुम्फित का मतलब गायब सी हो जाती हैं। गुम्फित, गुम्फित का मतलब
गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती। कंकड़ पत्थरों में जल घुस जाता है तो दिखाई नहीं देती, गुम्फित हो जाती हैं। तो गुम्फित हो जाती हैं तो इसी क्षेत्र को फिर हम क्या कहते हैं, भावर। इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है, ठीक है ना। और भावर की बात करें तो इसकी जो लंबाई है लगभग 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है भावर क्षेत्र। और ये सर्वाधिक जो है वो कहाँ पर है, वो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार में, यूपी और बिहार में ये सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ है। कौन सा, भावर क्षेत्र। भावर से निकलकर जैसे ये नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, है ना, भावर ये वाला भी मैदानी प्रदेश था, मान लीजिए यहाँ तक हमारा भावर क्षेत्र जो कंकड़ पत्थरों से युक्त था। उसके बाद में जैसे ही ये मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो फिर ये नदियां अचानक से मैदानों में क्या है, जलमग्न मतलब दिखाई देने लग जाती हैं। इनका जल मैदानों में फिर क्या है, दिखाई देने लगता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो भूमि है कैसी भूमि है, दलदली भूमि है। ये कैसी भूमि है, अचानक से यहाँ पर जो जल कंकड़ पत्थरों से निकल के आता है मैदानी भागों में, तो हमें जो भूमि नजर आती है वो कैसी नजर आती है, दलदली भूमि। इस दलदली भूमि को ही कहा जाता है तराई क्षेत्र। दलदली भूमि को ही क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र की जो लंबाई है वो है लगभग 10 से 20 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। बात करें भारत में तो भारत में तराई क्षेत्र का सर्वाधिक जो विस्तार है वो भी कहां पर है, यूपी तथा बिहार में है। तराई क्षेत्र का विस्तार भी कहां पर है, यूपी तथा बिहार में। तो दो चीज तो हो गई, कौन सी, भाबर और तराई। उसके बाद हम बात करें खादर और बांगर। तो मान लीजिए ये हमारी एक सरिता है या कोई नदी है, ठीक है, ये इसका सबसे निचला भाग है, मध्य वाला भाग सबसे निचला भाग है। तो मान लीजिए जब अधिक बरसात होती है तो कभी कभी उस बरसात का पानी यहाँ तक पहुंच जाता है दोनों किनारों तक, और कभी कभी बरसात कम होती है तो पानी किनारों तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। तो देखिए एक तो है इसमें से खादर और एक है बांगर। खादर को बोलते हैं हम नवीन जलोढ़, खादर को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़। और बांगर को बोला जाता है पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। तो देखिए परिभाषा देखिए, बरसात का पानी नदी किनारे में स्थित जब कोई वह क्षेत्र जहां बरसात का पानी, नदी किनारे में स्थित वह क्षेत्र जहां बरसात का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है उस क्षेत्र को बोलते हैं नवीन जलोढ़। जहां बरसात का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है उसे क्या बोलेंगे, नवीन जलोढ़। और बात करें भारत में नवीन जलोढ़ का सर्वाधिक जो विस्तार है वो है हमारा वेस्ट बंगाल में। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बांगर या पुरानी जलोढ़। तो नदी किनारे का वह क्षेत्र जहां हर वर्ष बरसात का पानी नहीं पहुंच पाता उसे हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़। और पुरानी जलोढ़ का जो सर्वाधिक विस्तार है वो है हमारा पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी राजस्थान में। और कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में पुरानी जलोढ़ का विस्तार है। पुरानी जलोढ़ की अपेक्षा जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। पुरानी जलोढ़ की अपेक्षा नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है वो क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। उसके बाद में 2-3 बिंदु और थे हमारे, बिल चौभूड़। बिल क्या है, यही समझ लो, बिल जो है पश्चिम बंगाल में नदी किनारे के वह क्षेत्र या गड्ढे, नदी किनारे के गड्ढे नुमा वह भूभाग जिनमें बरसात का पानी भर जाता है उन्हें हम बोलते हैं बिल, उन्हें क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। उसके बाद में चौ, तो नदी किनारे का वह क्षेत्र जो शुष्क मृदा से निर्मित होता है, नदी किनारे का वह क्षेत्र जो शुष्क होता है ना, जो कैसा हो, शुष्क हो, उसे हम बोलते हैं चौ। और एक था हमारा भूड़, भूड़। तो नदी किनारे में स्थित चट्टानी भूभाग, ये वाला भूभाग, वह चट्टानी भूभाग जो नग्न चट्टानों से युक्त हो उसे हम बोलेंगे भूड़। तो ये 7 विशेषताएं थी किसके बारे में, उत्तरी पर्वतीय उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। अब एक एक से इन विशेषताओं के बारे में हम लिख लेते हैं। हमने जो सामान्य विशेषता थी क्षेत्रफल वगैरह वो तो देख लिए, अब हम एक एक से इन 7 विशेषताओं के, सबसे पहले आपने हेडिंग डाली होगी भावर, भावर, ठीक है। 2 बार मैंने आपको समझा दिया, आप मेरे ख्याल से अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। भावर के बारे में लिखिए, शिवालिक पर्वतमाला के, शिवालिक
पर्वतमाला के गिरपादों में स्थित वह गिरपादों में स्थित 8 से 10 किलोमीटर वाला वह क्षेत्र 8 से 10 किलोमीटर वाला वह क्षेत्र जहां नदियां या सरिताएं जहां नदियां कंकड़ पत्थरों में आकर जहां नदियां कंकड़ पत्थरों में आकर गुम्फित हो जाती हूं, गुम्फित का मतलब गायब है ना, गुम्फित हो जाती हूं, उस क्षेत्र को भाबर कहते हैं, उस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। ठीक है, अगला लिखिए, भारत में भाबर क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार, भाबर क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार में। ठीक है, 2 नंबर लिखिए तराई, भाबर के बाद 2 नंबर लिखिए तराई, तराई तो समझा मैंने दिया है पहले, अब तो आपको लिखना है केवल। तराई के बारे में लिखिए, लिखिए मैदानी क्षेत्र का वह भूभाग, मैदानी क्षेत्र का 10 से 20 किलोमीटर लंबा वह भूभाग जिसमें नदियां अचानक से दिखाई देने लगती हैं, अचानक से दिखाई देने लगती हैं, जिससे मैदानी प्रदेश दलदली भूमिनुमा दिखाई देता है, दलदली भूमिनुमा दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसे तराई क्षेत्र कहते हैं, इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। बात करें भारत में तराई क्षेत्र के बारे में, तो भारत में तराई क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, तराई क्षेत्र का भी सर्वाधिक विस्तार यूपी तथा बिहार में। लिखिए भारत में तराई क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है, बिहार में है। ठीक है, तो लिखिए इन दोनों के बारे में, फिर बाकी चीजों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। अब तीसरा लिखिए बांगर, तराई के बाद 3 नंबर लिखिए बांगर, बांगर, बांगर क्या है? इसे लिख लीजिए पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं ना, इसका अन्य नाम क्या है? पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। लिखिए नदियों के किनारे का वह क्षेत्र, नदियों के किनारे का वह क्षेत्र
जहां प्रत्येक वर्ष नदी का जल नहीं पहुंच पाता है, प्रत्येक वर्ष नदी का जल नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, उसे बांगर कहते हैं, उसे बांगर कहते हैं। ठीक है ना। लिखिए, भारत में बांगर क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार, बांगर क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी राजस्थान में है, ठीक है। एक विशेषता लिख लीजिए, बांगर क्षेत्र खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, ठीक है। तो ये हो गए भावर, तराई और बांगर। अब बाकी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, पहले इनको लिख लीजिए आप। ठीक है, साफ कर दूं। अब लिखिए 4 नंबर खादर, भावर, तराई, बांगर के बाद में 4th नंबर लिखिए आप खादर। तो देखिए खादर के बारे में बात करते हैं। लिखिए, नदियों के किनारे का वह भूभाग, नदियों के किनारे का वह भूभाग जहां प्रत्येक वर्ष नदी का जल पहुंच जाता है, उसे खादर या नवीन जलोढ़ कहते हैं, मृदा कहते हैं। यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है, लिख लीजिए, यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है, अगला लिखिए, खादर का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब 5वां नंबर लिखिए बिल। तो बिल क्या है, देखिए, बिल है पश्चिम बंगाल में नदियों के किनारे स्थित गड्ढे, जिनमें वर्षा का पानी भर जाता है, उन्हें बिल कहते हैं, अगला लिखो चौ, बिल के बाद चौ।
चौ कैसे कहते हैं? तो देखिए, नदियों के किनारे के शुष्क जो भूभाग है उसे क्या बोलते हैं? चौ। तो लिखिए, नदियों के किनारों के शुष्क भूभाग को, नदियों के किनारों के शुष्क भूभाग को, शुष्क भूभाग को, शुष्क भूभाग को चौ कहते हैं, चौ कहते हैं। तो नदियों के किनारे के जो शुष्क भूभाग हैं उसे क्या बोलते हैं? चौ। और एक लिख लीजिए भूड़, एक लिख लीजिए भूड़। तो भूड़ किसे कहते हैं? तो नदियों के किनारे स्थित वह चट्टानी भूभाग, नग्न चट्टानी भूभाग, नदियों के किनारे का नग्न चट्टानी भूभाग क्या कहलाता है? भूड़ कहलाता है। तो लिखिए, नदियों के किनारे का, नदियों के किनारे का नग्न चट्टानी भूभाग, नग्न चट्टानी का मतलब क्या है? इस चट्टानों के आसपास वनस्पति नहीं पाई जाती है ना। नग्न चट्टानी भूभाग को भूड़ कहते हैं, भूड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी हमारी भारत के मैदानी प्रदेश के बारे में। भारत के मैदानी प्रदेश के दो वर्गीकरण पढ़ते हैं। एक वर्गीकरण तो ये हमने नदीय विशेषताओं के आधार पर लिया। दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो एक वर्गीकरण नदियों का, भारत के मैदानी प्रदेश का प्रादेशिक वर्गीकरण जो है वो अभी और पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।